हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज वैसे कुछ ख़ास ऐसे पढ़ाने नहीं वाला हूँ। मैं अपना सिलेबस डिस्कस करना चाहता हूँ कि वैसे तो सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, बट मैंने ये सोचा है कि हम पहले जो है इजी चैप्टर्स को ख़त्म कर लें, ताकि उसके बाद हम बाद में जो हमारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म करें। क्योंकि हमारे बैच में क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो जो रियल में हमें फॉलो कर रहा हो एंड 12th के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आप हार्ड चैप्टर्स को पहले फोकस करो, या अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सोचो कि फ़र्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको अच्छा वेट नंबर चाहिए तो आपको पहले इजी चैप्टर्स को फॉलो अप करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो बच्चा अपना खुद से पढ़ रहा है या स्कूल के अकॉर्डिंग है तो वो अपना उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। तो मैं कहना चाह रहा था जैसे स्टार्टिंग में मैंने अभी स्टार्ट जो आपका कराया है वो स्टार्टिंग में आपको पता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर से मैंने शुरू कराया है। बट अब मेरा कहना ये है कि हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने के बाद सेकंड चैप्टर ना पढ़ के डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लें, ताकि हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हमने ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सीधे ह्यूमन पे चले जाएंगे। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, और उसको ख़त्म करने के बाद हम सीधे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जाएंगे। और इसको कवर अप करने के बाद ये इजी यूनिट है, इसको समझना ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि हमारी पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी। अब हम उसके बाद जेनेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज़ ये 5th और 6th चैप्टर बहुत डीप है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझनी हैं, और इनका वेटेज भी उतना ज़्यादा, मतलब वेटेज तो है बट ये है कि अगर जितना इनका वेटेज है, ये मैं कह सकता हूँ कि इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा बोर्ड्स पे। बट अगर इनका वेटेज देखें और बाकी चैप्टर्स का वेटेज देखें, कंपैरिजन करें, तो उनका वेटेज ज़्यादा है जो इजी चैप्टर्स हैं। इसलिए मेरा कहना ये रहेगा फिर हम डायरेक्टली 5th चैप्टर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 8th चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़। थोड़ा इंटरेस्टिंग है डिज़ीज़ के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें ह्यूमन हेल्थ भी आ जाएगी कि किस तरीके से आदमी हेल्थी रहे, डिज़ीज़ फ्री रहे, कौन कौन सी डिजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम डायरेक्टली स्ट्रेटजीज एंड इनहेरिटेंस फूड प्रोडक्शन की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। स्ट्रेटजीज़ का मतलब होता है तैयारी, क्या क्या तैयारी होती है। एनहेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। तो स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लाइक काऊ के मिल्क का प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कौन कौन से माइक्रोब्स हमारे सबसे ह्यूमन में जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि कर्ड्स के लिए कौन सा बनता है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है कर्ड के लिए। कर्ड के लिए हमारा होता है माइक्रोबैक्टीरियम, जो कि उसमें कर्ड में फॉर्मेशन में बनता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसमें आपका काम आएगा। अब फिर उसके बाद हमने 7th ख़त्म करने के बाद 10th ख़त्म करने के बाद हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट में। 7th के बाद हम सीधे आ जाएंगे 8th में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट इसका बायोटेक्नोलॉजी का सब समझना है, क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। फिर उसके बाद 12th चैप्टर थोड़ा सा कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा हार्ड है, बट ये भी इजी है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हो जाएगा। फिर हम सीधे आएंगे अपने जो हमने चैप्टर छोड़ दिया था वो इवोल्यूशन वाला, कि इवोल्यूशन में क्या होता है, कि कैसे जो थे मंकी से ह्यूमंस बने, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, बर्ड्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। और फ्रैंकली वो एक चिड़िया होती है जो कि मतलब अपने आप को एक दूसरे माउंटेन कहीं चले जाती है, उसको ठंडे में चले जाते हैं तो उसके हेयर्स बढ़ जाते हैं। इस तरीके की बातें, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन से लोग उसमें थे, ह्यूमंस का कैसे हुआ, एप्स का, इस तरीके से सारी चीज़ें इवोल्यूशन में हम पढ़ लेंगे। अब 10th के बाद हम सीधे चले जाएंगे अपने 11th चैप्टर में। अब 10th करने के बाद हमारा ये समझ के चलिए कि लगभग 10th के बाद हम सीधे जा रहे हैं 11th में।
11th का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इजी है, इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपको ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन पढ़ना है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज़म पॉपुलेशन बना के रहते हैं, अपने कौन सा ऑर्गेनिज़म कौन सी पॉपुलेशन में रहते हैं, इस सब चीज़ को ग्राफ्स के स्टडीज़ हैं थोड़ी बहुत समझना है। उसके बाद इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप किसी इकोसिस्टम में रहते हैं तो आपका इन्वायरमेंट कैसा है। बेसिकली बात यहाँ पे ये हो रही कि इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम का मतलब होता है कौन सा ऑर्गेनिज़म कैसे इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर मतलब एयर में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म जो है वो वाटर में रहते हैं तो वो एक्वेटिक हो गए, उनका इकोसिस्टम अलग वर्क करता है और हमारा अलग वर्क करता है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम के बारे में फिर बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, मैं चाह रहा था कि ये सारे जल्दी कवर हो जाते ताकि अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है उसको मतलब कुछ हमारी बातें समझ में आ रही हैं, उसे ज़रूरत है और वो पास भी होना चाहता है। मैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर वीक सेक्शन से है, उसको नहीं आ रहा है समझ में, उसे लग रहा है कि कैसे बायोलॉजी करेंगे, तो मैं उसके लिए ईज़ी पैटर्न बनाना चाहता हूँ कि जो उसको ईज़िली पास भी करा पाए। ऐसा नहीं कि पढ़ाना है तो मतलब कुछ भी उठा के पढ़ाते रहो, मैं वो वाली बात नहीं रखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई जो पढ़ने वाला है, जो भी मतलब सीधी सी बात है, जो बच्चा मतलब फ़ेल होने की कगार में या मतलब स्टडीज़ में वीक है तो वो इसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो भी हमारी दुनिया है मतलब जो हमारा वर्ल्ड है वो बायोडाइवर्सिटी है एक तरीके से। उसमें कई सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, पॉपुलेशन है और कंजर्वेशन होती है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम कैसे किसी ऑर्गेनिज़म को, अपनी डाइवर्सिटी को, अपने पेड़ों को, अपने एनिमल्स को, उनको कैसे कंज़र्व करके रखें। लायंस को कंज़र्व रखना है और क्या कहते हैं स्नेक्स हैं उनको कंज़र्व करके रखना है। अगर कोई कैसी स्पीसीज़ है जो ख़त्म होने वाली है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, वो ख़त्म जो होने वाली हैं उनको आपको बचाना है। तो ये सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर आता है। मतलब इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, एवरीथिंग जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कह सकते हैं, उनको किस तरीके से कंजर्व करा जाएगा वो बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद हम 14 चैप्टर जो मेरे अकॉर्डिंग और 16 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट में कौन कौन से इश्यूज़ हो जाते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट में हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें हैं, कौन सी हमारे लिए काम की हैं, कौन सी हमारे लिए, जैसे पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन आपको पता ही है कि कितना ख़तरनाक होता है, तो इन्वायरमेंट उससे परेशान है तो उसके बारे में पढ़ लेंगे इसमें। अब 14 के बाद हम पढ़ेंगे सीधे 5th चैप्टर जो कि 15th मेरे अकॉर्डिंग है। 15 जो कि थोड़े से टफ़ हैं, टफ़ मतलब कि थोड़े से समझने वाले हैं कह सकते, बहुत टफ़ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में उसमें होता क्या है कि जो जीन्स हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, वो किस तरीके से इनहेरिट हो जाते हैं किसी बंदे में और उसमें किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, तो उसी के बारे में ये चैप्टर्स है। इतना टफ़ नहीं है, ईजी है, हो जाएगा। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा देखो। और अगर आपको कोई मेरे से बेस्ट टीचर मिलता है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, और भी बहुत हैं, तो आप उनको देखो। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आए बात। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ करते हैं कि अच्छे टीचर्स पे जा रहे हैं, किसी पे भी जा रहे हैं और बाद में उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। वो फर्स्ट से पकड़ते हैं, सीधे 19 तक 16 तक चले जाते हैं, पढ़े जा रहे हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, साथ में अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हम कैसे अपना जल्दी से जल्दी पहले ईजी की तरफ पढ़ें, फिर उसके बाद मॉडल जो हमारे हार्ड चैप्टर्स हैं उनको देखें। अब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इसी का पार्ट है, वो 5th चैप्टर का प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है बस। अब इसके बाद हमारे पूरे चैप्टर्स 12th ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इस अकॉर्डिंग पढ़ें तो जल्दी से जल्दी भी ख़त्म हो सकती है। तो ये मैंने बता दिया आपको 12th का सिलेबस सारा कि किस तरीके से पढ़ाना है। और इसके बाद हम जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर 11th देखेंगे, 11th पढ़ेंगे, इसी के हिसाब से 11th ख़त्म होगी। फिर 11th के बाद अगर सारा कुछ सही रहा, कुछ बंदे जुड़े, तो फिर हम नीट के लिए भी देखेंगे
कि नीट का भी किस तरीके से मतलब पैटर्न होता है, और अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है कि कौन कौन सा सिलेबस उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से सैम्पल पेपर लगाने हैं, वो भी मैं बताऊंगा। बट अभी मैंने स्टार्ट से 12th का करा है तो मैं 12th के अकॉर्डिंग चलूँगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है, पूछना है, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा बताने की। थैंक यू।